तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नॉवल के एपिसोड नंबर 354 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे लूफेंग उसी ब्लड रिवर क्रिस्टल के बारे में पूछ रहा होता है, और अब फिर यहाँ पे हमें बताया जाता है जो कि ट्रुयान कहते हैं कि एक सेक्टुलर लेवल में यहाँ पे ब्लड जेनेटिक्स अपनी इवॉल्व लिमिट पे आ चुकी होती है। एक ह्यूमन जो कि 10 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर ले वो अनबिलीवेबल माना जाता है, लेकिन ये क्रिस्टल यहाँ पे ब्लड गॉड एसेंस के बने हुए होते हैं और वो सभी एक ब्लड से बने हुए होते हैं। यहाँ पे बीस्ट गॉड जो कि एक नाइट के बराबर है, एक ऐसे पावरफुल नेचुरल बीस्ट जो कि इस यूनिवर्स में मौजूद है, उसके अंदर गोल्ड और स्पेस लव इन्फ्यूज हो जाता है। और यहाँ पे इन सबको एब्जॉर्ब करना मतलब ये हुआ कि उसके अंदर के क्रिस्टल के वंडर्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के बराबर है। तो ये सुनकर लूफिंग स्टन हो जाता है कि क्या ये क्रिस्टल असल में बीस्ट गॉड के ब्लड के कंडेंस फॉर्म के एसेंस से। यहाँ पे ट्रुयान कहते हैं कि इन सारे क्रिस्टल के कई सारे यूजेस है और ये सारे बेनिफिट्स नाइट को पहुंचाते हैं, लेकिन देखा जाए तो ह्यूमैनिटी के अपर एचुलर ने इन सारे इंपॉर्टेंट आइटम से बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया हुआ है। यहाँ पे सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट को सप्लाई किया जाता है और फ्यू ब्लड रिवर क्रिस्टल को एक्यूमुलेट करना इसको बहुत ज़्यादा रेयर किया जाता है। इन सबको सिर्फ ऑक्सीजन से ही लिया जा सकता है और ये सभी एक इम्पॉर्टेंट ट्रेजर से उन सभी के लिए जिसके पास ब्लड और फ्लेश लाइफ फॉर्म से। जिसके बाद ट्रुयान आगे कहते हैं कि यहाँ पे 100 क्रिस्टल एक यूनिट फॉर्म करती है। यहाँ पे 100 ऑफ डेम मिला के एक बीस्ट गॉड के ब्लड को बना सकती है। जिसके बाद वो आगे कहते हैं कि अभी मैं करेंटली पाइनेकल एम्पर लेवल पे हूँ, मैं अभी भी कॉम्प्रिहेंशन के एक्सटर्नल ट्रेस को लैक कर रहा हूँ और अभी ये सारे मिलने उतने यूजलेस कहा जा सकता है, लेकिन जब मैं एक नाइट बनूंगा तो मुझे भी उसके लिए फाइट करना पड़ सकता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि ब्लड रिवर ऑक्सीजन नेचुरली यहाँ पे कई सारे पावरफुल वर्ड्स को अट्रैक्ट करती है और यहाँ पे मुझे जाकर वहाँ पे ज्वाइन करना चाहिए और मजे लेना चाहिए। तो लूफेंग रिप्लाई करते हैं और कहते हैं यस टीचर। जिसके बाद ट्रुयान हॉल से गायब हो जाते हैं। अब लूफेंग कहता है ब्लड रिवर क्रिस्टल यहाँ पे 100 क्रिस्टल को मिला दिया जाए तो एक ड्रॉप ऑफ बीस्ट गॉड ब्लड्स को मेजर किया जा सकता है। एक ट्रू ट्रेजर है जो कि फ्लेश और ब्लड लाइफ फॉर्म के लिए इसके लिए तो नाइट तक भी फाइट कर सकता है। लूफिंग इस्तेमाल करते हुए कह रहा है डैम, उस वक्त तो वर्चुअल वर्स कंपनी ने जब मैं यूनिवर्सल लेवल का बंदा था तो सिर्फ एक क्रिस्टल के लिए 600 पॉइंट्स दे रही थी। ऐसा लगता कि उस समय मुझे लूट रहे थे। अब सिंपली देखा जाए तो यूनिवर्सल लेवल पे लूफेंग के लिए 600 पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे यूनिवर्सल लेवल बंदे को ज़्यादा प्राइस भी नहीं देने वाले थे, इसलिए उन्होंने 600 पॉइंट्स से यहाँ पे हर एक क्रिस्टल को एक्वायर करने की सोची। और यहाँ पे उन्हें लगा था कि एक छोटे से बंदे को आके इन सारे ब्लड रिवर क्रिस्टल के बारे में क्या ही पता होगा। यहाँ पे लूफेंग क्या था, ठीक हुआ अगर मैंने उसे बेच दिया था तो आज मुझे कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो जाता। लूफेंग वहां से गायब हो जाता। फिर यहाँ पे हमें बताया जाता कि 100 क्रिस्टल जो कि एक बीस्ट गॉड ब्लड्स को कंडेंस करके ये बताया जाता है कि यूनिवर्सल लेवल जीनियस यहाँ पे ऐसे कुछ ही होते जो उसको एक्वायर कर सकते हैं। लूफेंग भी उस वक्त यूनिवर्सल लेवल था और यहाँ पे लूफेंग के पास उस वक्त डोमेन लॉर्ड क्लोन था जो कि मोसा बॉडी थी और वो एक पावरफुल असासिनेशन के रूप में लूफेंग को यहाँ पे कई सारे ब्लड रिवर क्रिस्टल दे दी गई थी। और यहाँ पे लूफेंग के लिए बहुत ज्यादा रेयर था। लूफेंग ने मोसा बॉडी का यूज करके लगभग 10,000 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया था, अपने पास रख लिया था। और यहाँ पे लूफेंग 600 पॉइंट्स को पर क्रिस्टल से बेचने के लिए कहा गया था। लूफेंग उस बाहर निकल रहा होता और अपने आर्मी कैंप में आ चुका होता और कहता है कि मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा था कि इसके यूजेस क्या है और यहाँ पे मुझे पता था कि फ्यूचर में मुझे इन सब के बेनिफिट्स के बारे में पता चलने वाला है। यहाँ पे वो कैजुअली चेयर पे लेट जाता है, फिर यहाँ पे वो सोचता है, खुश होने लगता है और कहता है कि अच्छा हुआ मैं उन सारे क्रिस्टल को अपने पास रख गया था। उस वक्त वो कहता है कि मेरे पास यूनिवर्सल लेवल ह्यूमन बॉडी थी और मैं सिर्फ 3 क्रिस्टल को ही एब्जॉर्ब कर पाया हूँ। मैं अभी सेक्टर लॉर्ड का पाइनेकल बनना हूँ और मैंने यहाँ नेमलेस मैनुअल को भी ट्रेन कर लिया। मैं सेल्स का हर एक बॉडी में
इवॉल्व हो चुकी है। लूफेंग सोचता है और कहता है कि चलो फिर से क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने का समय आ चुका है। यहाँ पे बहुत ज्यादा समय हो चुका है, मैंने इसको ट्राई नहीं किया है। अब आपको याद होगा कि यहाँ 3 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने पे एक बंदा ब्लैक वॉरियर बन जाता है और यहाँ पे जिसने भी 10 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया है वो लेजेंडरी वॉरियर बनता है, जिसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और लूफेंग इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था, चलो देखते हैं, फिर से ट्राई करते हैं, क्या पता मैं इस बार 10 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लूं। फिर रूम का सीन दिखाया जाता है। लूफेंग वहाँ पे रूम में अपने पैर को क्रॉस करके बैठ जाता है और लूफेंग यहाँ पे ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होता कि यहाँ पे वो 10 ब्लड रिवर क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये एक लेजेंड माना जाता है। लूफेंग कहता है कि नए क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना ये सच में थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन पहले के मुकाबले मेरी बॉडी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। तो सोचता है कि चलो देखते हैं कि आखिर मेरी बॉडी कितनी एब्जॉर्ब कर पाती है। और लूफेंग ने उस एब्जॉर्बेंस के दौरान उसके बाद अपने जेनेटिक को भी स्ट्रॉन्ग कर लिया था और यहाँ पे लूफेंग ने नेमलेस मैनुअल के फर्स्ट लेवल को भी सीख लिया होता है। और यहाँ पे ब्लैक वॉरियर बनना भी बहुत ज्यादा हार्ड होता है। लूफेंग कहता है चलो चलते हैं, इसको शुरुआत करते हैं। जिसके बाद वो अपने हाथ में एक ब्लड रिवर क्रिस्टल को निकालता है जो कि ट्रायंगुलर क्रिस्टल होता है और वो कम्प्लीटली ट्रांसलूसेंट होता है, उसमें से रिपल्स भी निकल रही होती है। लूफेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि जब मैंने पहले की मर्तबा इस क्रिस्टल को देखा था मुझे लगा था कि ये कोई लाइफ फॉर्म है, लेकिन अब मुझे पता चला कि ये बीस्ट क्रिस्टल असल में फॉलन बीस्ट गॉड का है। यहाँ पे लूफेंग अपने पैर में कट लगाता है, वहां से खून निकलने लगता है। अब दिखाया जाता है कि उसमें से बहुत ज्यादा किलिंग इंटेंट निकलने लगती है, उसकी बॉडी चेंज होने लगती है और लूफेंग को ये फीलिंग पहले भी आ चुकी होती है जो कि बहुत ज्यादा दर्द होती है, जो कि लूफेंग ने 100 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब किया होता है, वही डर लूफेंग को हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद ही हमें दिखाया जाता है कि लूफेंग ने उस क्रिस्टल को सक्सेसफुली एब्जॉर्ब कर लिया होता है और यहाँ पे लूफेंग का यह 4 क्रिस्टल होता है। या फिर लूफेंग क्या आता है, चलो 5वें और 6ठे को करके देखते हैं कि आखिर मैं कितना कर पाता हूँ। और दिखाया जाता है वो अपने हाथ को पलटता है, 5th को लेता है, 5th क्रिस्टल सक्सेसफुल, 6th क्रिस्टल सक्सेसफुल, 7th क्रिस्टल सक्सेसफुल। और यहाँ पे लूफेंग अभी इंस्पिरेशन से भी घरा होता है, लेकिन यहाँ पे उसको दर्द भी हो रहा होता है। और लूफेंग क्या था, मैं एक्चुअली यहाँ पे 7 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाया हूँ। यहाँ पे काउंटलेस ईयर्स से एब्सोल्यूट जीनियस जैसे कि ब्लड गॉड बाकी उसने अभी तक 8 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाया है। यहाँ पे मेरी बॉडी जेनेटिक्स अभी भी स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है, यहाँ पे हो सकता है कि नेमलेस मैनुअल से मैं और भी चेंज कर सकूं। लूफेंग कहता चलो यहाँ पे 8वें को करता हूँ, इसको ट्राई करता हूँ। तो यहाँ लूफेंग 8वें को करता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। लूफेंग उसमें सक्सेस हो जाता है और कहता है कि मैंने बाकी को यहाँ मैचअप कर लिया, चलो 9th को ट्राई करते हैं। अब दिखाया जाता है कि लूफेंग यहाँ पे एक्साइटेड भी हो रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे अगर वो ब्लैक वॉरियर बन गया तो यहाँ पे उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और दिखाया जाता है कि लूफेंग का 9 क्रिस्टल एब्जॉर्ब करना जैसे ही स्टार्ट करता है और अब फिर लूफेंग को दिखाया जाता है जो कहता है कि मैंने 8 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया है, मेरे पास अभी सिर्फ अर्थली ह्यूमन बॉडी है और यहाँ पे मैं सिर्फ नेमलेस मैनुअल को ही ट्रेन किया हूँ। और यहाँ पे लूफेंग भी शौक होता है और कहता है कि ब्लड गॉड बाकी वो सच में एब्सोल्यूट जीनियस था जिसने बिना नेमलेस मैनुअल के भी अपने 8 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया है। देखा जाए तो जब किसी की जेनेटिक अपने लिमिट्स पे आ जाती है तो कोई भी अपने आप को इवॉल्व बहुत ही मुश्किल से करा पाता। पहला चीज तो ये है कि कोई नेमलेस मैनुअल किसी भी बॉडी के यहाँ पे 3 टाइम्स को इरेज कर सकती है, मतलब ये हुआ कि उसके जेनेटिक एवोल्यूशन को भी बढ़ा सकती है। लूफेंग कहता है कि यहाँ पे 8 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद मेरी स्ट्रेंथ थोड़ी सी बढ़ी है। और यहाँ पे लूफेंग कहता है कि इन सारे क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने की में लिमिट होती है, जैसे कि 3, 10, 100 और ऐसे ही करके उन सब की भी लिमिट होती है। और यहाँ पे 3rd क्रिस्टल के बाद कोई भी अपनी यूनिवर्स एनर्जी को डबल कर सकता है। 10 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद कोई भी अपने 3 टाइम्स यूनिवर्स एनर्जी को ट्रेड कर सकता है और यहाँ पे उन सारे सेल्स को इवॉल्व कर सकता है। अब 8 क्रिस्टल का देखा जाए तो लूफेंग ने 3 क्रिस्टल को सरपास कर लिया होता है। लूफेंग की स्ट्रेंथ 3 क्रिस्टल के मुताबिक यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी होती है। अब लूफेंग अपने रूम से बाहर निकलता है, उसी बेयर फुटेड में उसी बॉटम ऑफ लेक में कूद लेता है। यहाँ पे लूफेंग 8 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करने के बाद सेटिस्फाइड होता है, लेकिन
लू फेंग की इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं बढ़ी होती है, लेकिन लू फेंग नेमलेस मैनुअल को ये समझ जाता कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लू फेंग कहता है कि अगर यहाँ पे मेरे पास सेकंड लेवल नेमलेस मैनुअल मिल जाएगी तो शायद मैं 10 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाऊंगा। वैसे हेवनली मैनुअल का मिलना ये एक मिरेकल ही जैसा है। लू फेंग कहता है कि आखिर मुझे सेकंड मैनुअल कहाँ से मिलेगा। लू फेंग तभी यहाँ पे आइडिया आता है और कहता है कि मेरी अर्थ बॉडी की तो लिमिट आ गई है, चलो मैं अपने गोल्डन और बीच को ट्राई करता हूँ कि आखिर वो कितने क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर पाता है। यहाँ पे वो ज़्यादा एंग्जियस नहीं होता है। अब यहाँ पे देखा जाए तो गोल्डन हॉर्न बीस्ट ने बहुत ही 100 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर लिया होता है। लू फेंग यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना चाहता है, लेकिन लू फेंग स्टार्ट कर देता है 101, 102। लू फेंग के इंटरनल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है। लू फेंग इसको टाइम टू टाइम एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। यहाँ पे 110, 120, 130 यहाँ पे किलिंग इंटेंट और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होते जा रही थी। लू फेंग तो सिर्फ 25,000 साल का हुआ था, लेकिन फिर भी लू फेंग को इतना दर्द सहना पड़ रहा था और इस सब के कारण लू फेंग की कंप्रीहेंशन और विल पावर कॉन्शियसनेस से सभी स्ट्रांग हो गई थी। यहाँ तक कि उसकी विल पावर एम्पर लेवल तक भी आ चुकी थी। फिर लू फेंग ऐसे अपने लिमिट को पुश करता हुआ 140, 150, 160, 162, 63, 64, 65, लेकिन तभी लू फेंग 166 क्रिस्टल को करता है जो कि वो फेल हो जाता है। और यहाँ पे लू फेंग इस्तेमाल करते हुए कहता है कि मेरी विल पावर इसको नहीं एब्जॉर्ब कर पाएगी। यहाँ पे देखा जाए 165 क्रिस्टल को एब्जॉर्ब करना तो ये इतना भी बुरा नहीं है। यहाँ पे मेरे ये सारी चीजें हैं, यहाँ पे कुछ हजार सालों में यहाँ पे मैंने बहुत ही इम्प्रूव कर लिया है। और फिर लू फेंग इन सब के बारे में सोचा होता है। अब इन सब को एब्जॉर्ब करने के बाद गोल्डन हॉर्न के बेस्ट की भी जितनी भी पावर होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। और फिर सीन चेंज कर चौथे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग कैंप में होता है, लेकिन तभी वहाँ पे 3 बंदे आ जाते हैं जो कि लू फेंग के प्राइवेट आइलैंड पे होते हैं। लू फेंग कहते हैं कि फाइनली तुम यहाँ पे आ ही गए हैं। तो वहाँ पे हमें दिखाया जाता है उन तीनों बंदों को जो कि अंडाइन के साथ आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि सर यहाँ पे वो सभी गुड्स से जो कि आपने ऑर्डर किए थे, वो अपने हाथ में वर्ल्ड रिंग निकालता है जो कि एक कम्प्लीमेंट्री वर्ल्ड रिंग होता है। वो लू फेंग के हाथ में सीधे आ जाता है और लू फेंग इसको लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। यहाँ पे देखा जाए तो लू फेंग ने टोटल 6.1 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स इसमें खर्च कर दिए होते हैं, जिसके बाद वो कहते हैं कि हम लोग जाते हैं। यहाँ पे वो लोग निकल जाते हैं। अब लू फेंग अपने घर में आता है और बहुत ही एक्साइटेड होता है। शुरुआत से लेके अंत तक में 3 वर्कर्स जो कि वर्चुअल बस में थे वो यहाँ पे आइलैंड पे अंदर नहीं आए थे क्योंकि ये लू फेंग का प्राइवेट आइलैंड था और आर्मी के रूल के मुताबिक कोई भी किसी के प्राइवेट आइलैंड के अंदर नहीं जा सकता है। अब लू फेंग सोफा पे बैठ जाता है और क्या था फाइनली यहाँ पे आ गया और यहाँ पे वो अपने मूसा बॉडी को अंदर जाके जाके सारे गुड्स को चेक करता है और कहता है फाइनली आ गए। अब बताया जाता है कि लू फेंग ने टोटल ब्लैक हट और डिजायर एम्पर से 6.1 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स लिए थे, जहाँ पे लू फेंग ने 6.1 बिलियन पॉइंट से एक्सचेंज कर दिए थे। नॉर्मल सर्कमस्टांस में देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी इंसान मिक्स्ड एलिमेंट्स को पॉइंट में नहीं एक्सचेंज कर सकता है, लेकिन लू फेंग यहाँ पे प्राइमेक सिटी लीडर का डिस्पल बन चुका था और लू फेंग की अथॉरिटी भी एम्पर के बराबर हो चुकी थी। नेचुरली वो अपने सारे मिक्स्ड एलिमेंट्स को पॉइंट में एक्सचेंज कर सकता है। यहाँ पे लू फेंग ने 6.1 बिलियन पॉइंट्स प्लस में 180 मिलियन पहले से थे उन सबको मिला दिया था। और लू फेंग ने यहाँ पे पहले 2 टाइप्स ऑफ स्कैनर खरीदे होते हैं। पहला तो एक लार्ज स्कैनर जिसको खरीदने में लू फेंग को 2 बिलियन पॉइंट्स लगे थे जो कि कुछ ही एम्पर अफोर्ड कर सकते हैं। वहीं पे एक छोटा स्कैनर जो कि 1.8 बिलियन का पड़ा था। यहाँ पे उसकी जो स्कैनिंग एरिया थी वो सिर्फ 20 किलोमीटर में थी, लेकिन देखा जाए उसकी जो डिटेलिंग वो बहुत ही ज्यादा होती है। अब सेकेंडली लू फेंग ने जितने भी चीजें बची होती है उनसे लू फेंग ने क्लाउड कॉर्नर 1 को अनडाइंग लेवल तक न्यूट्रल करने के लिए किया था। लू फेंग ने टोटल 1.5 बिलियन पॉइंट्स को जमा किया होता है। अब नेचुरली देखा जाए तो यहाँ पे क्लाउड कॉर्नर 1 के अनडाइंग बनने की जितनी भी पॉसिबिलिटी होती है वो 50% की होती है। जिसके बाद लू फेंग ने 8 सारे पॉइंट्स को मिला के यहाँ पे एक फ्लेम गॉड क्रिस्टल को खरीदा होता जो कि एक हाई एम्पर सेल्फ डिस्ट्रक्शन के बराबर होती है, जो कि किसी भी हाई लेवल एम्पर या पाइनेकल एम्पर तक को हार्म कर सकती
यहाँ तक कि उन सबको मार भी सकती है। उसने लू फेंग ने 800 मिलियन पॉइंट्स को जाया किया होता है और जबकि प्राइमेक्योर सिटी में लू फेंग के पास 3 बिलियन पॉइंट्स है। उसने भी फ्लेम गॉड क्रिस्टल को एक्सचेंज किया था। तब उसके पास 2 लो लेवल क्रिस्टल एम्पर जितने पावर आ चुकी थी। उसके लिए लू फेंग ने 400 मिलियन पॉइंट्स को जाया किया था। अब इन सबको मिला के लू फेंग के पास टोटल 6.13 बिलियन को स्पेंड किया था और लू फेंग के पास सिर्फ 150 मिलियन पॉइंट्स ही बचे थे। अब लू फेंग यहाँ पे ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता था क्योंकि वो अपने क्लाउड कॉर्नर वाइन को अनडाइंग बनना चाहता था। यहाँ पे उसकी जो एवोल्यूशन प्रोसेस थी उसके लिए भी थोड़ा सा समय लगने वाला था और लू फेंग क्या था, चलो यहाँ पे इसको इवॉल्व लगने में टाइम लगेगा तो यहाँ पे मुझे मेन यांजी कॉन्टिनेंट में जाना होगा। फिर सीन चेंज कर बताया जाता है कि वहाँ पे उन सारे एम्पर से बाय करके लू फेंग वहाँ अपने शिप में अकेला बैठ के 26 कैंप को वहाँ से निकल जाता। अभी वो मेन कॉन्टिनेंट की ओर जा रहा होता है और अब दिखाया जाता है लू फेंग के ईना शिप को जो कि यूनिवर्स ट्रैवल कर रहा होता है और वो क्लोजेस्ट स्पॉट 26 कैंप के पास होता है। मैं सीन चेंज कर डार्क यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लाइट की स्पीड से बढ़ रहे होते हैं और लू फेंग को 122 घंटा यांजी मेन कॉन्टिनेंट में जाने के लिए लगने वाला था और बबाता अपने कंट्रोल रूम से सारी जानकारी लू फेंग को दे रही होती है। अब लू फेंग ऑर्डर करता और कहता है थोड़ा सा और एक्सेलरेट कर ताकि हम लोग 3 दिन में वहां तक पहुंच सके। तो यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी फास्टर एक्सेलरेट कर लेती है और लू फेंग वहां पे अपनी आंखें बंद करता है। प्लान के मुताबिक यहाँ पे क्लाउड कॉर्नर वाइन की इवोल्यूशन प्रोसेस में 3 दिन लगने वाले थे। लू फेंग कहता है कि चलो मैं ये आशा करता हूँ कि ये सक्सीड हो जाए। मैं सीन चेंज कर लू फेंग के इंटरनल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि लू फेंग ने उस कॉन्टिनेंट के सेंटर आइलैंड पे था जहाँ पे वो ठीक वाइन 10,000 किलोमीटर तक फैली हुई थी जो कि फुल फॉर्म ऑफ क्लाउड कॉर्नर वाइन होती है और दिखाया जाता है क्लाउड कॉर्नर वाइन को जो कि लू फेंग को घेरे हुई थी। और यहाँ पे लू फेंग अपने क्लाउड कॉर्नर वाइन को रब करते हुए क्या था, क्लाउड कॉर्नर वाइन बहुत अच्छे। चलो यहाँ पे एक एरिया बना इस 1000 किलोमीटर में हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे काउंटलेस लिप वहाँ पुल बैक होते हैं और दिखाया जाता है कि 1000 किलोमीटर में लू फेंग के एरिया अपीयर होती है। वहाँ पे सिर्फ क्लाउड कॉर्नर वाइन ही होते हैं जिसके बाद लू फेंग कहता है बहुत हो गया। यहाँ पे लू फेंग सीरियस हो जाता है और कहता है कि ये पहला स्टेप है और वो कहता है वाइन इसे स्वेलो करो और दिखाया जाता है 7 वाइन्स वहाँ आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे एक वाटर मिलन सन रेड ग्लेरिंग फ्रूट हो जाता है जैसे कि बताता नहीं शुरुआत के वक्त में लू फेंग को एक फ्रूट के टाइप दिया होता है। दिखाया जाता है कि वो रेड लाइट को ग्लो कर रहा होता है उससे निकल जाता है क्लाउड कॉर्नर वाइन और यहाँ पे दिखाया जाता है कि क्लाउड कॉर्नर वाइन को भी वहाँ पे पेन होने लगता है और वाइन कम्युनिकेट करता है लू फेंग से कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे दर्द हो रहा है। तो लू फेंग वहाँ क्या था तुम्हें सहना होगा और वो अपने हाथों को फ्लिप करता है। वहाँ पे एक बड़ा सा स्टोन बेसिन अपीयर हो जाता है जो कि जेड ग्रीन लिक्विड से भरा हुआ होता है। जिसके बाद वो कहता है कि इससे निकलो और ऐसे ही टाइम पास होने लगता है और वहाँ पे कई सारे मटेरियल्स अपीयर होने लगते हैं जो कि वाइन उसको स्वेलो करते पे करते जा रहा होता है और यहाँ पे लू फेंग ने सारी को इंस्ट्रक्शन के मुताबिक से किया होता है और यहाँ पे इन सब को करने के लिए लू फेंग को 2 दिन लगने वाले थे और यहाँ पे लू फेंग ने थोड़े से स्मॉल पोर्शन ऑफ वाइन को भी लिया होता है। यहाँ पे इन सब के लिए लू फेंग को 1.53 बिलियन पॉइंट्स लगे थे। फिर लू फेंग का फाइनल स्टेप आ जाता है जहाँ पे लू फेंग 18 मटेरियल्स को निकालता है और वो क्लाउड कॉर्नर वाइन की तरफ करता है, कहता है कि इसे स्वेलो कर लो। दिखाया जाता है कि नॉर्मल वाइन से टेरिफाइंग एनर्जी निकलती है और यहाँ पे वो ब्लिंक ऑफ आई में वो सारी चीजों को स्वेलो कर देती है। अब यहाँ पे लू फेंग उन सारे वाइन्स की तरफ देखता है और कहता है वाइन अब ये सभी तुम पे निर्भर करता है, यहाँ पे तुम पे निर्भर करता है कि तुम अंडांग में ब्रेक थ्रू करोगे या फिर नहीं। ये सभी एक गैम्बल है और यहाँ पे लू फेंग समझ लो इन्वेस्टमेंट कर ला। यहाँ पे क्लाउड कॉर्नर वाइन की जो ब्रेक थ्रू करने की चांस है वो 50% है, मतलब यहाँ पे वो कर भी सकती है और नहीं भी। और लू फेंग का 1.53 बिलियन या वेस्ट भी हो सकता है। दिखाया जाता है कि वहाँ पे टेंस ऑफ किलोमीटर वाइस वो सभी कलरफुल लाइट्स निकलने लगती है और यहाँ पे उनके अंदर से कई सारी मेन बॉडी निकलने लगती है और दिखाया जाता है कि उसकी मेन बॉडी से काउंटलेस फ्रैगमेंट बाहर निकलने लगते हैं और अभी के मर्तबा वो अपनी रीजनरेटिव एबिलिटी से खुद को ग्रो कर रहे होते हैं। अब दिखाया जाता है जितने भी पुराने फ्रैगमेंट्स होते हैं वो सब गायब होने लगते हैं और यहाँ पे वो सब
कट के अलग हो जाते हैं, फिर से रीग्रो होने लगते हैं। पूरा का पूरा क्लाउड कॉर्नर वानी ऐसा लग रहा था कि पूरा का पूरा क्लाउड कॉर्नर वानी इवॉल्व हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा था और वो भी पूरी इवॉल्व। और यहाँ पे जो एफिशिएंसी थी वो बहुत ज्यादा टेरिफाइंग थी, टाइम पास होने लगता। लूफिंग उन सबको देख रहा था। लूफिंग यहाँ पे कहता है कि तुम्हें कैसे भी करके इसको विथ स्टैंड करना होगा, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे रुके और जैसे तुम रुकोगे मतलब ये इवोल्यूशन फेल माना जाएगा। दिखाया जाता है 1 घंटे बाद का, जहाँ पे क्लाउड कॉर्नर वन में हर एक सेकंड में अपने आप को इवॉल्व कर रहा होता है। लगभग 1 घंटे तक ये प्रोसेस चल रहा होता है और 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक नया कंप्लीटली गोल्ड कॉन्टेक्ट वन वहाँ पे आ जाता है, जिसमें कि स्पेशल एनर्जी होती है और वहाँ पे फाइनली एक्सप्लोड हो जाती है। और दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक गोल्ड क्लाउड कॉन्टेक्ट वन सडनली अपीयर हो जाता है और उसके हर एक लिप पे एक्सप्लोजन ऑफ एनर्जी होता है। यहाँ पे चारों तरफ एनर्जी निकल रही होती है और दिखाया जाता है गोल्ड क्लाउड कॉन्टेक्ट वन वहाँ पे इंस्टेंटली फ्रोज अप हो जाती है, आइस क्रिस्टल बन जाती है पूरे की पूरे 100 लिव्स पे। दिखाया जाता है कि यहाँ पे ब्लैक क्लॉटर लूफिंग भी अपने चारों तरफ उस ठंड को महसूस कर पा रहा था और वो कहता है तो बहुत ज़्यादा ठंडा है, मैं यहाँ यूनिवर्स में वॉन्डर कर सका हूँ। और यहाँ पे जो इवोल्यूशन होती है प्रोसेस क्लाउड कॉन्टेक्ट वन की, यहाँ पे सभी डिटेल होती है और यहाँ पे लूफिंग इन्हीं सब के देख रहा होता है कि आखिर ये कितनी होती है। अब यहाँ पे मैं दिखा था लूफिंग को जो कहता है ये आखिरी दिन है वॉर्न, तुम्हें यहाँ पे विस्ट स्टैंड करना होगा, ये लास्ट स्टेप है, अगर यहाँ पे तुम कर लोगे तो तुम अनडाइंग ब्रेक थ्रू कर सकते हो, अगर फेल हुए तो यहाँ पे लास्ट टाइम ही होगा, यहाँ पर तुम नहीं कर पाओगे। अब दिखाया जाता है कि वो वहाँ पे फ्रीज हो चुका था, वहाँ का पूरा इवोल्यूशन प्रोसेस ही अपने मोस्ट डेंजर स्टेप पे आ चुका था। यहाँ पे लूफिंग भी अपनी सांसों को थामे हुए था और लूफिंग कहता है कि तुम्हें करना होगा। यहाँ पे ऐसा लगा था कि हर एक सेकंड कुछ 100 साल 1000 साल के बराबर हो रहा होता है। यहाँ पे एक दिन तक वो फ्रोज होता और दिखाया जाता कि यहाँ पे टाइनी चेंजेस क्लाउड कॉन्टेक्ट वन में होने लगते हैं। यहाँ पे फाइनली वो अपने लिमिट पे आ चुका होता है। ये सभी 216 वाइंस काउंटलेस वन लिव्स एक्सपैंड होने लगते हैं और दिखाया जाता है वहाँ सारी जगह हिलने लगती है। तो भाई लोग किसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि क्या क्लाउड कॉन्टेक्ट वन वहाँ पे अपने आप को ब्रेक थ्रू करके अनडाइंग बीइंग बन पाता है या फिर नहीं, या फिर लूफिंग का 1.53 बिलियन मिक्स्ड एलिमेंट्स ऐसे ही वेस्ट हो जाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।